हेलो फ्रेंड्स। प्रेजेंट टॉपिक के पिछले दो लेसन्स में हमने रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, रिसोर्स जनरेशन पे और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे बात कर ली थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलेंगे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म की बात करें तो एक सवाल उठता है कि ये टर्म आया कहाँ से। क्लब ऑफ रोम नाम की एक संस्था थी जो नेचुरल साइंटिस्ट की एक इंस्टीट्यूशन है, उनका एक क्लब है। 1968 में फर्स्ट टाइम रिसोर्स कंजर्वेशन पर फोकस किया क्लब ऑफ रोम ने, और इसी से आगे बढ़ते हुए 1974 में गांधीयन फिलॉसफी वापस आई शूमेकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। गांधीयन फिलॉसफी, जहां गांधी कहते हैं कि नेचर के पास हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के बाद जो अगला बड़ा स्टेप हुआ वो ब्रंटलैंड कमीशन के एस्टेब्लिश होने के साथ हुआ 1987 में। ब्रंटलैंड कमीशन ने बेसिकली पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और इस पर फोकस किया, और वहीं से निकल के आती है आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक और किताब, जिसमें भी रिसोर्स कंजर्वेशन को बढ़ावा देने की बात की गई। इससे आगे बढ़ते हुए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक अर्थ समिट होती है, जिसे फर्स्ट अर्थ समिट कहते हैं। दुनिया भर के 100 देशों के लीडर्स यहाँ इकट्ठा होते हैं, और 1992 में जो दुनिया हमारे सामने होती है उसकी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बैरियर्स होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसे डिस्कस करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है एजेंडा 21 के लिए। एजेंडा 21 एक तरीके का प्रोग्राम है जो ये डिसाइड किया जाता है, जिसमें अर्थ समिट 1992 में कि हर देश अपने लोकल लेवल पे एजेंडा 21 फिक्स करेगा, 21 बातें लिस्ट करेगा जो नेचर को सेव करने से लेके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए फोकस्ड होंगे। रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, which does not damage the environment and the same time take care of the needs of the future generation is called sustainable development। एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता और ठीक उसी टाइम फ्यूचर जनरेशन की नीड की भी केयर करता है, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ एक सर्किल दिख रहा है आपको, यहाँ पे सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, तीन चीज़ें दिख रही हैं। जब ये तीनों चीज़ें एक बैलेंस से काम करती हैं, एक बैलेंस तरीके से म्यूचुअल रिलेशन बना के चलती हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। यहीं से हमारा अगला टॉपिक निकलता है रिसोर्स प्लानिंग का। अगर हमें किसी चीज़ को सस्टेन करना है, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और कंजर्वेशन करना है रिसोर्सेज का, तो हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्स प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, एक तकनीक है, एक रणनीति है रिसोर्स के जुडिशियस यूज़ की, और इंडिया जैसी कंट्री के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने डाइवर्सिफाई रिसोर्सेज वाली कंट्री के लिए ऐसी प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
हम जानते हैं कि रिसोर्सेज अर्थ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये इंडिया के बारे में भी उतना ही सही है। हमारे कुछ एरिया मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, खास करके मिनरल रिसोर्सेज की, जैसे हम यूपी की बात करना, जैसे हम बिहार की बात करना। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं, बाकी रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, जैसे राजस्थान में सनलाइट एनर्जी और विंड एनर्जी की पोटेंशियल की बहुत है, लेकिन वाटर की स्कार्सिटी है। तो ऐसे में हमें कंट्री के एक ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी होती है, ताकि जिन एरियाज में जो पुअर रिसोर्स एरियाज हैं वहाँ पे रिसोर्सेज को रिच रिसोर्स एरियाज से पहुँचाया जा सके और ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए हमें करनी होती है प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद कंट्रीज डेवलपमेंट प्लान। ये 3 स्टेप हमें इंश्योर करने होते हैं। पहले स्टेप में यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज में हमें सर्वे करना होता है कि रिसोर्सेज हैं कहाँ, उनकी मैपिंग करनी होती है और मेजरमेंट करनी होती है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। सेकेंड स्टेज में यानी कि प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप पे ध्यान देना होता है। और थर्ड स्टेप में हम रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करते हैं। अगर ये तीनों स्टेप हम बेहतर तरीके से करते हैं तो हम रिसोर्स की प्लानिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इंडिया ने इस दिशा में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ ही अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, अपना कदम बढ़ा दिया था और रिसोर्स प्लानिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया था। अगर रिसोर्स प्लानिंग के इम्पोर्टेंस की बात करें हम, तो हमारी जो करंट डेवलपमेंट है कंट्री की, उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। एक तो रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके वजह से कुछ रिसोर्स पुअर एरियाज हैं, कुछ रिच एरियाज हैं। लेकिन आप यहीं पे कंट्रास्ट देखेंगे कि तमाम ऐसे एरियाज जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जैसे झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वो इकोनॉमिकली पुअर रीजन्स हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। इसका कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट है या ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट है वो कई चीज़ों को मिलकर बना है। इसमें एक तो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, और इसके अलावा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हम बहुत दिनों तक एक कॉलोनी रहे हैं, इस वजह से एक कॉलोनियल कंट्री के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे भीतर हैं और वो भी अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। इंडिया में बहुत सारा रीजन ऐसा है जहाँ पे रिसोर्स कम है, वहाँ पे रिसोर्सेज को जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हम ले जाते हैं। जैसे राजस्थान में वाटर रिसोर्स की कमी है तो हम कहीं और से वहाँ वाटर रिसोर्स को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन सोलर और विंड एनर्जी की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे हम सोलर और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और करते भी हैं और दूसरे जगहों पे भेजते हैं। और ऐसा करके यानी कि रिसोर्स प्लानिंग करके हम वेस्टेज को रिसोर्स के कम करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करते हैं। अब मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि ऐसा क्यों है कि जहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत रिच हैं और उसके बावजूद भी कोई रीजन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है। इसका कारण ये है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लंबे समय तक इग्नोर किया गया है पास्ट में, और अभी भी उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके डेवलपमेंट पे, बल्कि उनके रिसोर्सेज कहीं और यूज़ हो रहे हैं और ज़रूरत है कि इस चीज़ को रोका जाए
और उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट पे पहले फोकस किया जाए। जब हम रिसोर्स प्लानिंग कर चुके होते हैं तो हम रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग के साथ चलते हैं तो हम जरूर ही रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। प्लांट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि जब हम प्लांट यूज करते हैं रिसोर्सेज का, तो हम रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे होते हैं और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाले हैं। तो उन्हें अगर हम कंजर्व करके चलेंगे तो उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन रिसोर्सेज के वेस्टेज को रिड्यूस करता है और उसके अलावा इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। गांधी जी की बात हमने की थी। गांधी जी कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। नेचर के पास हम सब की ज़रूरत पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे वो कहते हैं कि जो ग्रीडी पर्सन है, जो सेल्फिश इंडिविजुअल हैं, और इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो रूट कॉज है रिसोर्स के डिप्लीशन का। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें मास प्रोडक्शन नहीं बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस करना है। यानी कि हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना, हमें बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगानी, हमें ढेर सारी मशीनों से नहीं उत्पादन करना है, बल्कि हमें हैंडीक्राफ्ट की तरफ ध्यान देना है, हमें कॉटन इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना है। ये गांधी जी की इकोनॉमिक फिलॉसफी थी। आगे आप एक पाई चार्ट देख पा रहे होंगे। ये लैंड यूज पैटर्न का एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। आप अपने स्कूल में, अपने आसपास, अपने घर के पास, अपने गांव में, अपने शहर में, मोहल्ले में, जहां भी रहते हैं वहां पे देखते होंगे कि ज़मीन का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। कहीं खेती होती है, कहीं घर बना होता है, कहीं पे सड़कें होती हैं, कहीं पे विद्यालय होता है, कहीं पे आपका लॉन होता है, कहीं पे कुछ और हो सकता है, कोई और सेटअप हो सकता है। तो ये लैंड का यूटिलाइजेशन है अलग अलग पर्पजेस के लिए। चूंकि लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लैंड पे कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट से लेके, इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेके, ह्यूमन लाइफ यहाँ सर्वाइव करती है, वाइल्ड लाइफ यहाँ सर्वाइव करती है, मेडिटेशन और बाकी चीज़ें यहाँ सर्वाइव करती हैं, हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यही कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर इंडिया के सेंस में बात करें तो टोटल जो हमारा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से 43% प्लेन है हमारे पास, प्लेन एरिया है। 30% माउंटेन एरिया है और 27% प्लेटू एरिया है। लेकिन इसमें भी एरिया वाइज वेरिएशन आता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में माउंटेन रीजन बहुत ज़्यादा है, प्लेन एरिया और प्लेटू एरिया कम है। ठीक ऐसे ही हिमालय रीजन के स्टेट्स में भी यही है। लेकिन वहीं यूपी, बिहार जैसे राज्यों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं और माउंटेन और प्लेटू एरिया कम है। अगर मिडिल इंडिया में चले जाएंगे आप, कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे प्लेटू एरिया ज़्यादा है। ऐसे में जो टोटल अवेलेबल लैंड है हमारे पास, उसका हमें बहुत केयरफुल्ली इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आपको कई सारे फील्ड दिख रहे होंगे जिनमें इस्तेमाल हो रहा है ज़मीन का, जैसे फॉरेस्ट, जैसे बैरन और अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। थर्ड है जो वायलेट से दिख रहा है, जहाँ पे बिल्डिंग हो सकती है, रोड हो सकती है, कुछ और हो सकता है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स है। और इसके अलावा नेट सोन एरिया। आप देखेंगे कि इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है वो 1960-61 से 2008 और 9 में
उसमें बहुत माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं कुछ कुछ फील्ड्स में। जैसे फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो यानी कि नेट सोन एरिया है वो, उसमें बहुत माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं। इनको आप कंपेयर करेंगे और उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। अब अगर आगे हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है और ये लैंड ऐसा रिसोर्स है जो अपने आप बढ़ नहीं सकता है, तो उसे हमें बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना होता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि हमारे देश में जो 52 में बनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वो कहती है देश में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि फॉरेस्ट 22.78% है, जो 33% से काफ़ी कम है। आगे एक और प्रॉब्लम आती है, जब हम लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। लैंड डिग्रेडेशन के जो रूट कॉजेज हैं बेसिकली वो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों को काट देते हैं लोग, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्वेरिंग एक्टिविटी, ओवर ग्रेजिंग और माइनिंग एक्टिविटीज से लैंड डिग्रेडेशन होता है। जब हम वेस्ट को डंप कर रहे होते हैं माइनिंग सेंटर्स के आसपास या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के आसपास, तो हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं। ओवर इरिगेशन करने से सैलिनिटी बढ़ती है और इसकी वजह से भी ज़मीन खराब होती है। ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से भी ज़मीन खराब होती है। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से मिट्टी खराब होती है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक ऐसे ही वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्रियल सेंटर से निकलता है उसे अगर हम बिना ट्रीट के सीधे लैंड में छोड़ देते हैं तो वो जाके लैंड को पोल्यूट करता है और लैंड डिग्रेडेशन को इन्हेंस करता है। मिनरल प्रोसेसिंग जब हम करते हैं, जैसे लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, तो उसकी डस्ट पार्टिकल्स आसपास जाके खेतों में गिरते हैं और इसके वजह से खेतों के ऊपर एक सॉलिड लेयर बन जाती है मिट्टी के ऊपर, और जिसकी वजह से वहाँ वाटर इन्फिल्ट्रेशन रुक जाता है और मिट्टी खराब होती है। अब अगर हमें लैंड कंजर्वेशन करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट बनाने होते हैं एरिड एरियाज में, ओवर इरिगेशन को चेक करना होता है, वेस्ट डंपिंग को हमें प्रॉपर तरीके से करना होता है और इसके अलावा हमें चीज़ों को रिसाइकल करने की ज़रूरत होती है। माउंटेनियस एरियाज में हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं ताकि लैंड को कंजर्व कर सकें। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम कंट्रोल ग्रेजिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकते हैं, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हिली एरिया में टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। एरिड रीजन्स में हम प्लांट करते हैं, प्लांट बहुत सारा शेल्टर बेल्ट बनाते हैं प्लांट्स का और सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, नई टेक्नोलॉजी से हम वेस्ट रिड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम केमिकली ट्रीट करके फिर ही रिमूव करते हैं ताकि वो जाके पोल्यूट ना करे लैंड को। अर्बन वेस्ट को हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और बायो गैस और बायो मैन्यूर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर इरिगेशन को हम चेक करना चाहिए हमें और ओवर इरिगेशन से बचना चाहिए ताकि सॉइल में गड़बड़ी ना हो और लैंड कंजर्वेशन हो सके। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे अलग से भी अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। सबको थैंक यू, गुड बाय।